ओके, इसको करिए का क्वेश्चन। फिर उसके फॉर्मूले से भी आप फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम लेंथ जो हाइट, लेंथ क्या है, जो विड्थ है डायमेंशन किसका, लेंथ का, और जो हाइट है वो भी किसका डायमेंशन है, लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन कितनी बार आया, 3 बार। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन अगर 3 बार आया तो वॉल्यूम का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू L क्यूब। यह है आपका आंसर। और ऐसे इधर भी डब्बे में बंद करना होता है ताकि पता रहे कि आपने डायमेंशंस लिखा है। ठीक है, नाउ
We learned in class 8 anything to the power 0 is what? 1. ये सीखा था ना, किसी पर भी पावर 0 अगर हम कर दें तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1. तो इसको ना थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन में लिखना पड़ता है, जैसे मास की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0. हमेशा हम इनको 3 यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है? एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0. मान लो हमने आंसर निकाला, एम नहीं आ रहा है हमारे आंसर में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम की पावर 0. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. क्या था फॉर्मूला बेटा वेलोसिटी का? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस किसका डायमेंशन है? लेंथ का. टाइम किसका डायमेंशन? टाइम तो खुद ही अपने एक डायमेंशन में. तो बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे? एल की पावर 1 डिवाइडेड बाय टी. अच्छा, नीचे वाला टी अगर ऊपर चला जाएगा तो उसको टी की पावर -1. तो ये डायमेंशन आया आपका. +1 को हम शो नहीं करते हैं कभी भी. सब फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, ठीक है? और अब देखो यहां पर मास का टर्म है नहीं है, तो क्या करेंगे इसको? m की पावर 0 l t की पावर -1. ठीक है? कुछ पूछना है आपको इसमें? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है ना? एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ऐसा. ठीक है? और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये देखो इसका भी आ गया. मास कितनी बार आ रहा है? एक बार. तो m की पावर 1. डिस्टेंस कितनी बार आ रहा है? एक बार. तो l की पावर 1. टाइम t कितनी बार आ रहा है डिनोमिनेटर में? दो बार. तो t की पावर -2. डिनोमिनेटर में था इसलिए -2 लिखा. ये आया आंसर. ऐसे ही लिखना होता है, इस तरीके से लिखना होता है. ये फॉर्मूला सब आपको पता होना चाहिए, ये सब याद रहना चाहिए, तब हम लिख पाएंगे. नेक्स्ट इज डेंसिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? अरे नाइन्थ में पढ़ा होगा ना डेंसिटी का फॉर्मूला. क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. ठीक है? तो मास को तो अभी हमने जस्ट देखा, मास विल बी व्हाट? कैपिटल एम. और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एल क्यूब. नीचे अगर एल की पावर 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एल की पावर -3. तो एल की पावर -3. टी का डायमेंशन नहीं है तो टी के पावर 0. और इस पर ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है. ओके, क्लियर है? 1 को हम नहीं शो करते हैं तो हटा देंगे. इसमें कुछ पूछना है आपको? ध्यान रखना कैसे लिखते हैं. ओके, डिस्प्लेसमेंट का लिखो एक बार. डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखो. राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन में बस और बस क्या आता है? लेंथ. है ना? से फॉर एग्जांपल आप यहां से यहां गए. ठीक है? तो इसको मेजर करते हैं ना बेटा. तो ये किस चीज का मेजरमेंट है? लेंथ का मेजरमेंट है. तो लेंथ का मेजरमेंट इज व्हाट? एल की पावर 1. बाकी दोनों पावर्स क्या होंगे? 0. दिस विल बी योर डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना है आपको इसमें? कल हमने ग्राम पर मोल सीखा था ना. निकालो जरा उसका डायमेंशन ग्राम पर मोल का.
ये कुछ अलग हो जाएगा आपके लिए। वी लर्न ग्राम पर मोल, ठीक है, इसी का डायमेंशन निकालो, ग्राम पर मोल का। जनरली ये आएगा नहीं आपको, एमएलटी के बाहर नहीं आएगा, ओके। मास, लेंथ और टाइम के बाहर चीजें नहीं आएंगी यूनिट एंड डायमेंशन में, बट फिर भी स्कूल में तो नहीं आएगा, बट बाहर तो आ ही सकता है। ग्राम मीन्स व्हाट? मास, मास का तो एम, और मोल के लिए तो अभी तक सीखा नहीं था, उसके लिए मोल ही लिखते हैं, ठीक है। दिस गिव्स यू एम मोल इनवर्स, और ऐसा, बाकी एल की पावर 0, टी की पावर 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर व्हाट? डायमेंशन ऑफ मास, ओके। कोई नहीं पूछेगा, नोबडी विल आस्क यू। आपको जितने भी डायमेंशंस लिख रखेंगे वो लेंथ, टाइम और मास से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा जो पार्ट था डायमेंशन एनालिसिस का, कि डायमेंशंस कैसे लिखते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन लिख लेंगे अब हम, ऐसा तो नहीं है कि अब डायमेंशन इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे तो आगे की चीजें हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो बुक अगर आप लाए होंगे तो प्लीज बुक को खोलिए, 2-3 चीजें अंडरलाइन करेंगे हम स्कूल के लिए। स्कूल के लिए क्या, ऐसे भी पता होना चाहिए यार ये सब सारी चीजें, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कल लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया था, मार्क कर लीजिए। एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। डेफिनेशन, बस इधर वाला पार्ट अगर हम लिख दे रहे हैं तो ये क्या है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। दिख रहा है आपको? बस अगर ये वाला पार्ट अगर हम लिखें तो दिस इज व्हाट? डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इक्वल टू के साइन के साथ लिखें तो उसी को हम क्या बुलाने लगेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन का अंडरलाइन करिए। An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of physical quantity. सोच रहे सुन रहे, इस साल से फिजिकल एजुकेशन हटा रहा है 11th, it will be only treated for internal assessment, एक और सब्जेक्ट लेना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। these are all examples of what? Dimensional equations. Next, डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, ओके। एक चीज, 2-3 चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या निकाल सकते हैं? कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर, याद है? ये डाइन में कन्वर्ट किया था, अर्ग में कन्वर्ट किया था, ठीक है। ये सब याद रखना होता है, क्लास 9 में ये सारी चीजें आपको याद करा देते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, या फिर 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 ERG, ये याद रखना होता है, ओके। नाउ डायमेंशनल इक्वेशन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, सबका एक एक एग्जांपल भी लिखते जाएंगे। देखो, only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimension. Point 1, और point 1 के बगल में एग्जांपल लिखिए। हम कभी भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों का डायमेंशन क्या है? अलग अलग है ना। एक का डायमेंशन क्या है? L_T-1, दूसरे का डायमेंशन क्या है? L। इसका डायमेंशन क्या है? L_T-1, इसका डायमेंशन क्या है? L। कभी भी अलग अलग डायमेंशंस वाले चीजों को हम जोड़ नहीं सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वाला भी लगा लीजिएगा कि हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो कभी मान लो अगर आपको एक इक्वेशन दे दिया, अननोन इक्वेशन x, और आपसे पूछे कि वो सही है या नहीं है, तो हम चेक कर सकेंगे इस पैरामीटर पर। अगर दो चीजें जुड़ी हुई होंगी तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। वेलोसिटी में आप वेलोसिटी जोड़ सकते हैं,
उसी तरह डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जोड़ सकते हैं, टाइम में टाइम जोड़ सकते हैं, टाइम में हम वेलोसिटी नहीं जोड़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, इसका तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम ना फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसको मार्क करो, इसको करेंगे, इसका एक क्वेश्चन दे रखा है, करेंगे आगे। डायमेंशनल इक्वेशन यूज करके हम एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their unit should be treated in the same manner, ताकि डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट रहे, ठीक है। इसका मैं मतलब समझा देता हूं, इसका तो एग्जांपल करेंगे हम लेटर, ठीक है। ये थर्ड वाले का एग्जांपल क्या है, से फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास बेटा, केजी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट को भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे करके छोड़ के लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, कैसे निकालते हो, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या आता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स लिख लो, ये तीसरे नंबर में क्या कहना चाह रहा है वो, कि बाद में पढ़ोगे तो पता भी तो होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये हाँ, दूसरे नंबर पर F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का वैल्यू यूनिट केजी लिखा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, ठीक है। बस खाली मल्टीप्लाई, और केजी और मीटर को ये केजी स्क्वायर तो नहीं लिख दोगे ना, केजी और मीटर को केजी मीटर लिखा हुआ है, नीचे सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फोर्थ, we can cancel identical units in the numerator and denominator. For we can cancel identical units in numerator and denominator, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे हम इसका, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमें वॉल्यूम अपॉन एरिया चाहिए, बेटा लिखना जरा वॉल्यूम का यूनिट। एग्जांपल है, फोर्थ नंबर वाले का एग्जांपल है, किसी का एग्जांपल नहीं दे रखा आपको, हम मैं सब आपको एग्जांपल्स लिखवा दे रहा हूं ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो आपको समझ में आए। वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम का क्या लिखेंगे बेटा, मीटर क्यूब, एरिया क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। अब मीटर क्यूब का क्या मतलब है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, मीटर इंटू मीटर। तो आइडेंटिकल यूनिट्स है, इट कैन बी कैंसिल आउट, क्या बचेगा, मीटर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिफ्थ वन, physical quantities represented by symbols on both the sides of multiple equations must have the same dimensions. मतलब आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड का डायमेंशन और इक्वेशन के राइट साइड का डायमेंशन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। एक इक्वेशन को जरा आप बताओ, डायमेंशनली बताना सही है या नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं बता देना है कि सही है या नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस से चेक करना है। तो एक इक्वेशन पढ़ते हैं हम क्लास 9 में, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये फिफ्थ वाले का हम एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर। कैन यू चेक दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आप ऐसा करो, v का डायमेंशन लिखो, ठीक है, फिर u का डायमेंशन लिखो, फिर एटी का डायमेंशन लिखो। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, इधर जो डायमेंशन आया वही इधर डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है। चेक करो, v का लिखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। जस्ट चेक इट, दो चीजें चेक होंगी इसमें, पहला वाला पॉइंट भी चेक हो जाएगा कि
हम सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड कर सकते हैं। कैलकुलस वाला क्लास करते रहना, जो भी पढ़ रहे हो आप, है या मैथ्स है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। कैलकुलस वाला क्लास करना है रात वाला, नहीं तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे यार अगले चैप्टर ये कर लेना। वो ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, उतना ही शुरू में कराया जाएगा क्योंकि मतलब फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है। कर लेना, सभी कोई कर लेना, एक भेज ही रखा है। वो फॉर्मूला खाली याद रखना और कुछ नहीं करना है आपको फिलहाल, तभी 11 12 सब में जरूरत पड़ेगा। लिखा हमने वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन बेटा एल टी माइनस 1 आया। इधर इसका डायमेंशन क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड, एल टी माइनस 1। ये आया आपका डायमेंशन वेलोसिटी का। यू भी वेलोसिटी ही है, बट क्या है वो? इनिशियल वेलोसिटी। बट उससे क्या लेना देना, हमें तो डायमेंशन से मतलब है, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा? एल टी माइनस 1। ये आया आपका। उसके बाद ए टी, तो ए इंटू टी कैसे लिखेंगे हम? ए का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को टाइम से, ये तो हमने ए का डायमेंशन लिखा ना बेटा, अब टी का डायमेंशन लिखेंगे। टी का डायमेंशन क्या होगा? कैंसिल आउट करोगे तो नीचे क्या बचेगा? एल बाय टी, और एल बाय टी को हम क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस 1। अब ध्यान से देखो, पहला वाला पॉइंट क्या था? हम सेम डायमेंशन वाली चीजों को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो u का डायमेंशन और at का डायमेंशन क्या आया? सेम आया। तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ऐड करके क्या लिखेंगे? ये भी एल टी माइनस 1 है और ये भी एल टी माइनस 1। तो ये तो करेक्ट हो गया। राइट हैंड इक्वेशन में डायमेंशन क्या आ रहा है? एल टी माइनस 1, और लेफ्ट हैंड इक्वेशन में क्या आ रहा है डायमेंशन? एल टी माइनस। यही था फिफ्थ पॉइंट, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन आया वही आपका राइट हैंड साइड में डायमेंशन आना चाहिए। ओके, क्लियर है ये चीज? इसको चेक करो, ये तो बुक में ही है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी का स्क्वायर। डायमेंशनली चेक करना है, ऐसे तो हमें पता ही है, सही है। मैं यही सारे इक्वेशंस आपको बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब शुरू करेंगे तो यही सारे इक्वेशंस को यूज करेंगे, इसलिए मैं यही सारे इक्वेशंस यूज कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आता है? एल की पावर 1 आया अपना एलएचएस। सबसे पहले एस का डायमेंशन लिख लेंगे हम अलग से, क्या आएगा? एल की पावर 1। पावर 1 को हम वैसे भी शो करते हैं नहीं। फिर क्या निकालना है? u इंटू टाइम।
तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा? एल अपॉन टी, मीटर पर सेकेंड, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो यूटी का डायमेंशन क्या आ गया? एल, हाफ एटी स्क्वायर। तो हाफ से कोई लेना देना नहीं है, हमें एटी स्क्वायर चाहिए बस। एटी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन को टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। गया ये भी। इसका भी डायमेंशन क्या आ गया? एल। दिख रहा है आपको? इसका भी डायमेंशन क्या है? एल। इसका भी डायमेंशन क्या है? एल। और इसका भी डायमेंशन क्या है? एल। हेंस दिस इक्वेशन इज व्हाट? करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायमेंशन की, कि आप डायमेंशन से ही बता दोगे वो इक्वेशन सही है या गलत। ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो अगर आपको गलत इक्वेशन दे रखा होगा, उसको सही कर लेंगे हम? बोलिए, डायमेंशन एनालिसिस से अगर आपको गलत इक्वेशन दे रखा हो, सही कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? ऐसे मत बोलो यार, इतना सिखाने के बाद कैसे सही कर पाएंगे? चलो एक गलत इक्वेशन देते हैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास। इसको करेक्ट करना है, पता है वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डायमेंशन से करेक्ट करना है। करो। दिमाग लगाओ, थोड़ी ना कुछ भी आसान आसान नहीं है। मोमेंटम का डायमेंशन लिखो पहले। लिखो मोमेंटम का डायमेंशन लिखो। मोमेंटम का क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में कराया, उसका डायमेंशन याद करने हैं धीरे धीरे। पहले आप एलएचएस का डायमेंशन लिखो, और उसके बाद आरएचएस का डायमेंशन लिखो। आरएचएस का जो मिसिंग होगा उसको डाल देंगे। क्वेश्चन है इसी तरीके। मोमेंटम का डायमेंशन लिखो। क्या है डायमेंशन? mlt माइनस 1 आया मोमेंटम का डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखो। देखो क्या गिवन है, सिर्फ m गिवन है। दोनों साइड तो सेम होना चाहिए ना। दोनों साइड, दूसरे वाले साइड को क्या लेंगे? l t माइनस 1। मोमेंटम का डायमेंशन क्या आता है? व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। याद तो इतना हो गया होगा अभी तक। तो मास इनटू वेलोसिटी है, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? मास और वेलोसिटी का डायमेंशन। ऐसे ही लिख लो यार, अगर नहीं समझ में आता है। टी की पावर माइनस 1, दोनों में से जो मन करे अभी फिलहाल। तो मोमेंटम को हमने कैसे लिखा? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। राइट साइड क्या लिखा हुआ है? बस और बस मास। तो क्या मिसिंग है? एल बाय टी मिसिंग है, तो इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक करने के लिए? एल बाई टी। एल बाई टी किसका यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? वेलोसिटी। समझ में आया? तो ऐसे हम चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और करेक्शन करो। ये तो पता होगा यार फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर नहीं, सिर्फ वी। इस इक्वेशन को करेक्ट करो। डायमेंशन से करेक्ट करना है, याद करके नहीं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ना, वैसे नहीं, डायमेंशन से सही करना है। बोले से लिखो, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर।
लिखते तो डायमेंशन कैसे लिखते? ओके, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते ये बताओ। फॉर्मूला लिखते तो ऐसे लिखते, मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एम। अब वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल बाय टी। एल बाय टी का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ का तो कोई डायमेंशन आएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ये आया? कैसे करना है ये समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में यहां पर डायमेंशंस क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ठीक। राइट हैंड साइड में इक्वेशन में क्या गिवन है? एल बाई टी। चाहिए क्या? एल का स्क्वायर चाहिए और टी का स्क्वायर चाहिए। तो एल का स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा? एल से मल्टीप्लाई करना होगा। टी का स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा? टी से मल्टीप्लाई करना होगा। और क्या चाहिए? मास, तो मास से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तब ये इक्वेशन क्या होगा? सही होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? एक्स का डायमेंशन बताना है आपको, v इज वेलोसिटी। डायमेंशनल एनालिसिस से बताना है आपको। बुद्धि का प्रयोग करें, बुद्धि का। पहला पॉइंट पढ़ें, पहला पॉइंट खोलो किताब, पहला पॉइंट पढ़ो। अरे जोड़ वाला सवाल है ना, पहला पॉइंट पढ़ो। क्या है पहला पॉइंट? किस क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं जिसके डायमेंशंस क्या हो? सेम। अब वन का डायमेंशन क्या है? कुछ नहीं, है ना? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। वन का तो कोई डायमेंशन नहीं है ना बेटा, यूनिट तो है नहीं कुछ। तो वन का डायमेंशन अगर लिखना रहा तो क्या लिखेंगे? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो कहने का मतलब है कि सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड करना है ना? बट इसका डायमेंशन क्या है? l t माइनस 1। तो बेसिकली x का क्या डायमेंशन होना चाहिए? x का डायमेंशन ऐसा होना चाहिए कि ये डायमेंशन और ये पूरा डायमेंशन क्या हो जाए? सेम। तभी तो ऐड कर पाओगे। तो इसका मतलब x का डायमेंशन क्या होगा? यही होगा। नहीं, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तभी तो आप लिख पाओगे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर। डायमेंशंस अगर अलग अलग लिख दोगे
तो क्या होगा, अलग डायमेंशन आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है कि x का डायमेंशन बस t होगा, t लिख के देखो, अगर आप t लिखोगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l t माइनस टू। अब l t माइनस टू m0 l0 t0 में ऐड नहीं होगा ना। पहला पॉइंट क्या बोलता है, दोनों डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। तो इसीलिए ये जो x का डायमेंशन है वो जो ऊपर वाला डायमेंशन है उसी के समान आएगा, तभी वो सारे डायमेंशंस कैंसिल आउट होंगे और हमें क्या मिलेगा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं कराया यार, ऐसे मत बोल, है ना। 1.13। जो भी आपने किया 1 प्लस v बाई एक्स। लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है बेटा, किसका डायमेंशन है लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज स्मॉल m गिवन एज, और स्मॉल m का मतलब लिखा है ना, स्मॉल m का क्या मतलब है, मूविंग मास। क्या मतलब, मास मूविंग रहे, रुका हुआ है, डायमेंशन क्या होगा उसका, कैपिटल है। ठीक, फोर्स को कैपिटल है। इसके बाद m नॉट, m नॉट पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, इट्स अ एग्जांपल ऑफ रेस्ट मास, मतलब मास मूव नहीं कर रहा, मूव करे नहीं करे क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, मास का डायमेंशन क्या होगा, m। तो m नॉट का वैल्यू रखो m, तो डायमेंशंस मिल गए हमें। स्मॉल m का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल m, m नॉट का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल m। तो आप देखो ध्यान से, हमने क्या सीखा, इक्वेशन का LHS और इक्वेशन का RHS डायमेंशन वाइज सेम होने चाहिए नहीं होने चाहिए। इसका आप डायमेंशन लिखो, ये मास, ये आया आपका, इसका डायमेंशन लिखेंगे क्या होगा, अब बच गया इसका डायमेंशन लिखना जो कि हमने अभी तक नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका जब आप डायमेंशन बेटा लिखोगे तो आप देखो ध्यान से, हमने फिफ्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। सेम तो अभी ही हो गया है, हुआ ही नहीं, बिना इसको लिखे ही सेम हो गया है। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, जीरो, डायमेंशन लेस होना चाहिए ये।
समझ में आ रही है चीज? तो अगर इसको डायमेंशन लेस होना है तो सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालो। इसका डायमेंशन क्या दे रखा है? 1 - v²। तो v² इज बेसिकली वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? L t - 1। और वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? ये। ठीक। तो कहने का मतलब है 1 के साथ क्या लिखा हुआ है? L t - 1 का होल स्क्वायर। इतना दूर तक समझ में आता है आपको? 1 के साथ जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो किसका डायमेंशन है? L t - 1 का होल स्क्वायर। बट 1 तो खुद एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना? तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी को L t - 1 के साथ आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब नीचे कौन सा क्वांटिटी आना चाहिए? वेलोसिटी का ही क्वांटिटी आना चाहिए। ऐसा कुछ, तभी वो कैंसिल आउट होगा और आपको डायमेंशन लेस देगा। पढ़ो सी क्या है, व्हाट इज सी गिवन। सी का मतलब तो पता होना चाहिए ना हमें, तो इसको पुट करना है ना कि ये कहां आएगा। सी का क्या मतलब है बेटा? सी का इज व्हाट? स्पीड, है ना? तो यहां पर भी जो हमने पुट किया है वो किसको पुट किया है? स्पीड को ही पुट किया है। तो बेसिकली सी को कहां पुट करना होगा? समझ में आया कैसे सोच रहे हैं हम क्वेश्चंस को? क्यों पुट किया सी को वहां? ताकि सी का डायमेंशन वाज वेलोसिटी का डायमेंशन, और वेलोसिटी का डायमेंशन खुद ऊपर दे रखा था, तो ताकि दोनों डायमेंशन आपस में क्या हो जाए? कैंसिल आउट। और ये क्या बन जाए? डायमेंशनलेस। तभी तो आप 1 जो कि डायमेंशनलेस है और इधर जो डायमेंशनलेस है दोनों को क्या कर सके? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। समझ में आया चीज? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन और करो इसके ऊपर। थोड़ा टाइम लगेगा यूनिट एंड डायमेंशन में, है ना? कोई बात नहीं। दिस इज मास, दिस इज फोर्स। ठीक है, दिस इज मास, दिस इज फोर्स। ये फोर्स को क्या चीज से डिवाइड कर दें ताकि ये दोनों, ये पूरा इक्वेशन सही हो जाए? बताओ एक्स का डायमेंशन क्या आएगा? राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एक्स। इंडिविजुअली लिखो और आंसर लेकर आओ। इसका डायमेंशन लिखो क्या है, प्लस इसका डायमेंशन लिखो क्या है, और फिर इसके बारे में सोचना है कि यहां पर क्या आएगा, डैश, व्हाट विल कम हियर। पहला पॉइंट में हमने क्या सीखा? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? हम कैसे वाले डायमेंशंस वाली चीजों को ऐड कर सकते हैं? हैविंग सेम डायमेंशन। तो अभी हमें मास और F/x को ऐड करना है। ये मास का डायमेंशन क्या आएगा? कैपिटल एम।
ठीक, फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, ऑलरेडी पीछे लिखा हमने, ये आया। अब इस अभी एट प्रेजेंट स्टेज जब हमने x का डायमेंशन नहीं लिखा है, तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, l t-2 से डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड करोगे तो l से l चला जाएगा, t-2 से t-2 चला जाएगा। ठीक है, तो x का डायमेंशन क्या आएगा, l t-2। आया ये आंसर इस बार, समझ गए? वेरी गुड। एक और कर लेते हैं लास्ट। Potential energy is equals to g is acceleration due to gravity। करो इसको, इक्वेशन को करेक्ट करो, डायमेंशन से करेक्ट करो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना हमें, क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिखो, फिर देखो कि इधर क्या मिसिंग है, उससे मल्टीप्लाई। सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं ना, ये 8 में सिखाई जाती हैं। 8 m0 t0 नहीं सिखाया जाता, बट यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं। दोनों साइड यूनिट्स सेम होने चाहिए। इसलिए मैं कभी भी किसी को स्कूल के फेवर में निकालने देता 11th पर, कभी नहीं। ऑलरेडी 3 साल बर्बाद हो गया स्कूल में, वैसे भी फिर कुछ नहीं सीखेंगे 2 साल में, जीरो हो जाएगा पूरा 5। इधर उधर जाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, ऑनलाइन वगैरह करेंगे, वो ज्यादा फायदा होगा इसका। 10 तक ठीक है, सोशलाइजेशन वगैरह भी जरूरी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिख लिया हमने, mgh, g इज एक्सेलरेशन, l t-2 इंटू l। ये आया आपका पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, आया। ये तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन है, राइट साइड का डायमेंशन क्या दे रखा है, l t-2। राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वल बनाने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, l से। इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, m से। ये आया आपका आंसर, m इंटू l से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो, अब नेक्स्ट कष्टदायी पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है, वो क्या है, फाइंडिंग फॉर्मूलाज। एक ही है, ठीक है। Now it is given that, question is this, जो हमने अभी सीखा ना बेटा, उसी का एप्लीकेशन है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, अच्छा ये देखा ना सिंपल पेंडुलम, हाँ, सिंपल पेंडुलम में ये लेंथ होता है, ठीक है, ये इसका कुछ मास होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है, जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन the length, mass and acceleration due to gravity। ये लिख के दे दिया, टाइम पीरियड क्या चीज पर डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बता रहा है आपको कि ऐसे होता है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन देम।
सोचना है और करना है। बेसिकली फॉर्मूला लिखाना है टाइम पीरियड का। सोचो पहले क्या करना होगा। इफ आई से यू फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताइए। फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, क्या लिखते हैं आप फॉर्मूला, F इक्वल्स टू ma, ऐसे ही लिखते ना। बस सोचो, इसको करो और डायमेंशनली करेक्ट कर देना है बस। Time period of a simple pendulum depends on the length of the pendulum, mass of the pendulum and acceleration due to gravity. Then find the relation between them. Between them मतलब टाइम पीरियड, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन के बीच में आपको रिलेशन निकालना। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस का, सबसे टफ क्वेश्चन जो होता है ये माना जाता है। सोचिए और करिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे ही लेंथ, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, कैसे उसको रिप्रेजेंट करें इक्वेशन में। इफ आई से यू वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस और टाइम को। अब बाय लिखेंगे कि क्या लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन लिखेंगे कैसे। जो डिपेंडेंसी है उसको एक तरफ और जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ। तो पहले तो वो लिखो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है इक्वेशन से। डिपेंडेंसी लिखा गई, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले ये लिख लेंगे। अब ये L की पावर 1 आएगा, M की पावर 1 आएगा या G की पावर 1 आएगा, ये तो नहीं पता हमें फॉर्मूले से, तो इसको हम अननोन्स मान लेंगे। लेट L की पावर x, M की पावर y एंड G की पावर z। अरे M2 भी तो आ सकता है कि नहीं। M की पावर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 क्या आ सकता है, मुझे तो नहीं पता। बट एक्स वाई जेड अगर हमने मान लिया तो इसका मतलब एक्स वाई जेड का अगर हम वैल्यू निकाले तो काम हो जाएगा अपना। लेंथ की पावर x, तो लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे इसके बाद। मास की पावर y, तो मास का डायमेंशन लिखेंगे हम यहां पर। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर z, तो पहले एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो बताओ क्या होता है, L t-2 की पावर z। ठीक है। अब क्लास 8 में ऐसा कुछ दे रखा होता था तो क्या करते थे, लाइक टर्म्स वाले सबको एक साथ करो, लाइक टर्म्स वाले सबको एक साथ, ब्रैकेट ओपन करो। ये क्या लिखा हुआ है, L की पावर x, ये क्या लिखा हुआ है, M की पावर y, ये क्या लिखा हुआ है, L की पावर z, और ये क्या लिखा हुआ है, -2z। ठीक है।
ब्रैकेट ओपन किया हमने बस। ये देखो एक्स वाई का होल स्क्वायर कैसे खोलते थे, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही यहाँ क्या, एक्स वाई टू द पावर एक्स कैसे खोलेंगे, एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर एक्स, ठीक है। इसके बाद लाइक टर्म्स एक साथ, एल एल सेम बेस पर पावर क्या हो जाता है बेटा, ऐड, सीखा ना 8 में। एग्जाम्पल 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 विल गिव यू व्हाट, 2 की पावर 2 प्लस 3 2 की पावर 5, क्लास 8 में सीखा था। बाकी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एम अकेला है और टी भी अकेला है। तो राइट हैंड का डायमेंशन क्या आ गया आपका, एल की पावर एक्स प्लस जेड, एम की पावर वाई और टी की पावर माइनस 2z। ये कौन सा किधर का डायमेंशन आया, राइट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखो, ये तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बेसिकली क्या होगा, टी की पावर 1, इधर का डायमेंशन क्या है, टी की पावर 1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टी की पावर 1 है तो क्या बाय डिफॉल्ट हम इसको ये लिख सकते हैं, एम की पावर 0 और एल की पावर 0 लिख सकते हैं, सिखाया मैंने आपको। सबको इक्वेट कर दो, टी को टी के साथ, एम को एम के साथ, एल को एल के साथ। डायमेंशन सेम होना चाहिए ना दोनों साइड, लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन और मास का डायमेंशन दोनों साइड सेम होना चाहिए। सबका पावर इक्वेट कर दो, m की पावर 0 इज इक्वल्स टू m की पावर y, सेम बेस पर पावर इक्वेट हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 0। t की पावर 1, लेफ्ट साइड में t का पावर क्या है 1, राइट साइड में t का पावर क्या है माइनस 2z, सेम बेस पर पावर इक्वेट हो जाएगा, z का वैल्यू क्या आएगा माइनस हाफ, ठीक है। लास्ट वन, लेफ्ट साइड में l की पावर 0, राइट साइड में x का पावर z, सेम बेस पर पावर क्या होगा इक्वेट, 0 इज इक्वल्स टू x प्लस जेड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस z, और z का वैल्यू क्या आया है माइनस हाफ, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस, x विल बी प्लस हाफ। तो अब देखो ध्यान से, x का वैल्यू मिल गया कितना है हाफ, y का वैल्यू मिल गया कितना है 0, z का वैल्यू मिल गया क्या है माइनस हाफ, तीनों वैल्यूज आ गए हमारे, ठीक है। ऊपर पर रख दो इसको, इक्वेशन ये था ना अपना, तो वैल्यूज आ गया पुट कर दो, l की पावर x क्या है वो, x का वैल्यू हाफ, तो t इज इक्वल टू l की पावर हाफ, y का वैल्यू क्या आया 0, तो m की पावर 0, 0 को शो नहीं करेंगे। z का वैल्यू क्या आया -2, तो g की पावर माइनस हाफ, m की पावर 0 विल गिव यू व्हाट 1, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा एल की पावर हाफ और जी की पावर माइनस हाफ। अच्छा, माइनस हाफ ऊपर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस हाफ, एल की पावर हाफ और जी की पावर हाफ। ठीक है भाई, खत्म नहीं हुआ है, लास्ट क्लास 8 का बेसिक्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पावर की फॉर्म में, एक्स की पावर 1/2, ऐसे ही करते हैं। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एल बाय जी की पावर 1/2 है, सेम पावर बाहर आ जाएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आएगा
ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि हमने जब यहां पर लिखा टाइम पीरियड इज इक्वल टू लेंथ की पावर एक्स, मास की पावर वाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर जेड, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना बेटा, यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो भी तो डायमेंशन क्या रहते, सेम। तो इसको फिर करेक्ट करके लिखेंगे k times L by G, where k is equals to pure constant, प्योर नंबर जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसको हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं, ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ये दिस कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, कैन बी डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट। तो ये बिल्कुल नया था आपके लिए, मैं समझ सकता हूं इट्स वेरी टफ फॉर द फर्स्ट टाइमर्स कि इक्वेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम फिर से सीखेंगे, क्या बोलता है, कैसे सॉल्व करना होता है। जो भी डिपेंडेंसी है उसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है, पावर्स अज्यूम करके एक्स वाई जेड। ठीक, उसके बाद डिपेंडेंसी का हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है, और डायमेंशन लिखने के बाद उसको हम ब्रैकेट से ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें राइट साइड का डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड का डायमेंशन हम लिख लेंगे। उसके बाद इंडिविजुअली मास को मास से, लेंथ को लेंथ से, और टाइम को टाइम से की पावर को क्या करना होगा, इक्वेट। और जो वैल्यूज आएंगी उसको फिर पुट करेंगे कहां, पहले वाले इक्वेशन। कोई भी सवाल आएगा ऐसे ही सॉल्व हो, ये एल्गोरिदम से डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे को पढ़ाना नहीं है अभी तो। वेलोसिटी is dependent on distance and time, then find that relation. By dimensional analysis, फॉर्मूला नहीं लिखना है, जो अभी सीखा है उसी को अप्लाई करने दिया है एकदम हल्के में, ठीक है। ये सबसे टफ पार्ट है, ये मानता हूं, इसको सीखना होता है, वो रटना होता है कैसे कैसे। पहले इक्वेशन लिखेंगे, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट। लिखो लिखो, साथ में लिखो। एक तरफ वेलोसिटी लिखेंगे, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस की पावर x इनटू टाइम की पावर y। डिस्टेंस की पावर x इनटू टाइम की पावर y, लिखा आपने। अब डिस्टेंस को डायमेंशन में चेंज करो, चेंज किया आपने, क्या आएगा, l आया, तो l की पावर x आ रहा होगा। टाइम को डायमेंशन में चेंज करो तो क्या आ रहा होगा, t की पावर y। आया सभी का। अब वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब दोनों साइड का, जैसे l का पावर x आया है और लेफ्ट में जो पावर आया है वो पावर को इक्वेट करो।
यही बोल रहा था मैं, ये करा ये बताओ यहां तक आया, ये आया तो फिर आधा सीख गए। वेलोसिटी को चेंज करा हमने डायमेंशन में, क्या होगा एल टी माइनस वन। अच्छा कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है 1। लास्ट स्टेप क्या करना है, इक्वेट करना है एल को एल की पावर से और y को क्या आया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या आया -1, ये आया आपका। अब जो वैल्यू आया इसको यहां पुट करो, खत्म नहीं हुआ ये, तो यहां पुट करो। तो डिस्टेंस की पावर 1 और टाइम की पावर -1 आया सबका। -1 को +1 बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं। फॉर्मूला सही आया देखो, आया सही सही, यही आना भी चाहिए था। समझ आया कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन फिर अगली क्लास में देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ो, ये भेज दूंगा पीडीएफ। ये सबसे अलग पार्ट है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा और है वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ठीक है। जेई के सिलेबस में नहीं है बट वो भी हम कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में तो है ना, स्कूल में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पता होना चाहिए, आसान है। उसमें भी 8 9 10 रूल्स हैं, वो याद करने होंगे, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस करना होगा बेटा, नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, ठीक है। तो डू इट।